अब आपको बताएं, गंदम की काश्त में किसानों की आदम दिलचस्पी, रवा बरस हदफ पूरा करना मुश्किल होने लगा। पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से किसान गंदम की फसल लगाने से गुजेरा नजर आते हैं। किनोला समेत दीगर मुतबादिल फसलों में किसानों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। गंदम की काश्त में किसानों की आदम दिलचस्पी, रवा बरस हदफ पूरा करना मुश्किल होने लगा। फैसलाबादी किसान का इमदादी कीमत सिंध से 1000 रुपए कम होने का शिकवा, रोज बरोज बढ़ती महंगाई लागत कबूल नहीं, इतना खर्चा वारा नहीं खाता। किसानों की कनोला समेत दीगर मुतबादिल फसलों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी। बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें हुकूमती अदम दिलचस्पी कहें या फार्मर्स की जो अदम तवज्जो या अदम दिलचस्पी है कि यहाँ पर गंदम का इस बार जो हदफ पूरा करना वो नामुमकिनात में से है, क्योंकि अभी तक फार्मर्स की जानब से इस सिलसिले में कोई भी जो बाज़ाब्ता तौर पर कंपेन शुरू ना हो सकी और इस हवाले से ना ही फार्मर्स की दिलचस्पी सामने आ रही है। इसके बरक्स जो तेलदार अजनास है उसमें फार्मर काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, राना मोहम्मद खान साहब, बताइएगा क्या वजह फार्मर क्यों गंदम में दिलचस्पी नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, सबसे पहले शुक्रिया सिटी 41 का कि हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ ऐवान वाले तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम ज़रई अजनास में सबसे अहम है, क्योंकि गंदम की रोटी हर गरीब और अमीर आदमी ने खानी है। जब इन्होंने 2200 रुपये गंदम किसान से खरीदी थी, आज 3500 में भी नहीं मिल रही, तो मुझे बताइए किसान को जब उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, डीएपी की रेट किधर चले गए हैं, यूरिया ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, तो किसान की तरजीह किस तरह गंदम होगी? जिस तरह सैलाब आया है तो हम समझते हैं कि हमें अपने खाने के लिए ज़रूरियात पूरी करनी भी मुश्किल हो जाएंगी। आज वो इंतज़ामिया कहाँ पर है जो 2200 में ज़बरदस्ती किसानों से खरीद रहे थे गन्नम, और आज यहाँ पर 3000 में भी नहीं मिल रही। तो जब आप कसीर ज़र मुबादला खर्च करके बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं गंदम, तो यही अगर आप अपने किसानों को फेवर करें, उनको रेट जो है ना, जिस तरह सिंध ने अनाउंस किया इसी तरह आप भी रेट अनाउंस करें और उसको दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम बिजाई करेगा और तेलदार अजनास की तरफ नहीं जाएगा। जी, आप क्या कहेंगे? जिस हवाले से फार्मर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गंदम ना काश्त करने में जो लोगों का रवैया वो इस वजह से है कि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है और उस पर हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात है गंदम के रेट के वो बहुत कम। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में गन्ने के काश्तकार मुश्किलात में घिर गए। कमाद की कटाई हुई ना क्रशिंग शुरू हुई, फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मजीद कुछ दिन क्रशिंग शुरू ना हुई तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, किसान को फिक्र लग गई। आपको बता रहे हैं, गन्ने के काश्तकार मुश्किलात में घिर गए। कमाद की कटाई हुई ना क्रशिंग शुरू हुई, फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बर वक्त क्रशिंग ना हुई तो कमाद की फसल को नुकसान पहुंचेगा। जमीन के अंदर से खराब होना शुरू हो चुकी है फसल, ऐसा कहना है काश्तकारों का। गंदम की बुआई का वक्त है और हमारे खेतों में कमाद लगा हुआ है। किसानों का हुकूमत से रहम की अपील का मुतालबा। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा यासीन। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदो नवाब में काश्तकार हजरात जो इस टाइम परेशान नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि काश्तकारों के पास थोड़ी तादाद में रकबा होता है जिसके ऊपर उन्होंने मज़ीद फसल काश्त करनी होती है। जैसे कि अब इस टाइम साल पूरे की मेहनत, उनकी कमाद की फसल इस टाइम खड़ी है, खाद के अखराजात हैं सारे हैं। जो काश्तकार हजरात हैं वो मिल मालकान और हुकूमत की जानिब नज़र टिका कर बैठे हैं, कब इसका रेट तय किया जाए, कब जो है मिल्स के अंदर क्रशिंग का अमल शुरू किया जाए, खाद कमाद को हम काट कर मिल्स में भेजें और दोबारा से अपनी फसल तैयार करके, ज़मीन को तैयार करके। गंदम की बुआई का सीज़न आन पहुंचा है, नवंबर भी सारा गुजर चुका है, काश्तकार परेशान है। मेरे साथ इस टाइम काश्तकार मौजूद है जिनके कमाद की फसल काश्त की हुई है। सर, अब बताइएगा कि कमाद की फसल जो है वो लेट होती जा रही है, आगे गंदम की बुआई का सीज़न भी है, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? सर जी, मिल मालकन मिला नहीं खोल रहे, और अगर कंडिया जाइए पता करन, वो कहते कि रेट नहीं आया, रेट आंदा तो फिर ताना करांगे। अगर वो उन्होंने उदा सुट के आ जाइए फिर वो लैन के सस्ते पा जिमीदार नुकसान होएगा। दूसरी गल, साढ़े जिमीदारों को रकबा थोड़ा वा, जिहड़ी वजह तो असीं उच्ची कमाद लगाना, उच्ची गंदम लगानी। गंदम नूं रह गए ने अज 7 ਤੋਂ 8 दिन काश्त करने लई, कमाद उदां पहले च खलोते ने, थल्लों चूहा लगन डिया है। दूसरी वजह डीजल की प्रॉब्लम बन गई, 7-8 दिन डीजल बंद रहा, जिस वजह डीजल तो बहुत परेशानी रही। तो जी खाद का प्रॉब्लम अज तक जिमीदार कोई क्लीयर ही नहीं कर सकिया, कोई गौरमेंट नहीं कर सकी। वो ब्लैक चल जाओ तो जिनी मर्जी ला लो,
ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਆ, ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ किस तरह चलेगा? ये मुश्किलात हैं सर। जी बिल्कुल, आपने भाई की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जो काश्तकार हैं, वो जो हमारा जो किसान है, वो हुकूमत पाकिस्तान के जो है रीढ़ की हड्डी की मानद है, लेकिन काश्तकार हमेशा से ही पिसता नज़र आ रहा है। ना डीज़ल का बहरान है, उसके बाद दूसरी तरफ खाद की परेशानी है, खाद किल्लत का शिकार है। काश्तकार को कभी भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत की शुक्रिया जानिब से उसामा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम सप्लाई बंद, जिला काउंसिल में एहतजाज छठे रोज भी जारी। महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं, जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस नहीं, मुजाहिरीन डट गए। गंदम कोटा बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम सप्लाई बंद हो गई, जिला काउंसिल में एहतजाज छठे रोज भी जारी। महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं, जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस नहीं, मुजाहिरीन डट गए। गंदम कोटा बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस नहीं, महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं, जिला काउंसिल में एहतजाज छठे रोज भी जारी। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम की सप्लाई बंद हो गई। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम सप्लाई बंद, जिला काउंसिल में एहतजाज छठे रोज भी जारी है। महकमा खुराक की जानिब से कोटा नहीं, जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिस नहीं, मुजाहिरीन डट गए। गंदम कोटा बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम की सप्लाई बंद हो गई। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के चक्की मालिकान को गंदम का कोटा जो है वो बंद कर दिया गया है। महकमा खुराक की जानिब से कोटा बहाल नहीं किया जा रहा और फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। आज छठे रोज़ एहतजाज जो है वो जारी है। 6 रोज़ हो चुके हैं चक्की मालिकान की जानिब से ज़िला कौंसल चौक, जो कि मेन शाहराह है फैसलाबाद शहर की, यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। चक्की मालिकान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि जब तक गंदम का कोटा उनको नहीं दिया जाता, एहतजाज जो है ऐसे ही जारी रहेगा। चक्की मालकान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, आखिर वजह क्या है कि कोटा गंदम का नहीं दिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं जो चक्कियों वालों की आवाज़ बना। हमें हर साल 40 दिनार से गवर्नमेंट गंदम दे रही थी और हर साल हमें गंदम मिलती थी। इस दफ़ा उन्होंने हमें गंदम नहीं दी और मार्केट में गंदम की प्राइसेस ज़्यादा हैं और हम आटा महंगा बेचने पर मजबूर हैं। लिहाजा हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि फौरी फिलफौर चक्की कोटा बहाल किया जाए ताकि अवाम को गली मोहल्लों में सस्ता आटा मुयस्सर आ सके। जल्द से जल्द कोटा जो है गंदम का बहाल किया जाए ताकि आवाम को सस्ता आटा दिया जा सके। और भी चक्की मालकान हैं, जी बताइएगा, फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 135 चक्कियां रजिस्टर्ड हैं, क्या उनमें से किसी एक को भी कोटा नहीं दिया जा रहा या कुछ जो हैं उनको कोटा दिया जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो मालकान हैं वो रजिस्टर्ड ना हो जिसकी वजह से इनको कोटा नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जब चक्की कोटा जारी कर दिया जाए तो हर चक्की वाले का हक है वो लाइसेंस होल्डर चक्की कोटा हटाए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ना आए और चक्की का कोटा जारी कर दिया जाए, यह गलत बात है। किसी को कोटा नहीं मिल रहा। हम आटा चक्की मालकान जो आज छठे रोज़ में एहतजाज में दाखिल हो चुके हैं क्योंकि हम आटा 130 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। मैं वज़ीर पंजाब से अपील करता हूं कि आवाम को सस्ता तरीन आटा देने के लिए हमारा चक्की कोटा जारी करें ताकि हम 130 रुपये किलो वाला आटा 130 रुपये में 2 किलो आटा फराहम करें। ये जी बिल्कुल, सस्ता आटा आवाम को मुहैया करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पंजाब गंदम का कोटा चक्कियों को बहाल करे। फजील, अपडेट करने के लिए। लोकल पावर लूम्स के बाद कॉटन पावर लूम्स भी
बहरान का शिकार हो गई हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर के मुतासर होने के असरात शदीद तर होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, लोकल पावर लूम्स के बाद कॉटन पावर लूम्स भी बहरान का शिकार हो गए। एक्सपोर्ट सेक्टर के मुतासर होने के असरात शदीद तर होने लगे। आलमी ऑर्डर्स की कमी के बाद लूमें खामोश होने लगी हैं। चेयरमैन एजाज नागरा ने बेहतर कारोबार के लिए हुकूमत से मौसर पॉलिसी का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा बिलाल। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मौशी बहरान जो है वो शदीद तर होता दिखाई दे रहा है। तो ये शदीद तर बहरान जो है वो लोकल इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर कॉटन पावर लूम्स को शदीद मुतासिर करा। और ये वही रजिस्टर्ड लूम्स हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बड़ा सहारा देती हैं। और ये चेन जब टूटेगी डेफिनेटली इसके असरात बुरे मुरतब होंगे। हमारे साथ एजाज नागर साहब मौजूद हैं जो कि ऑल कॉटन पावर लूम ओनर एसोसिएशन के नागर साहब, क्या कहेंगे, हालात कैसे जा रहे हैं और खासतौर पर गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गुज़श्ता रोज़ एप्टमा की जानिब से एक बड़ा मुतालबा किया कि सेल टैक्स खत्म कर दिया जाए 17%, वगरना बहुत देर होगी, हमारे पास पैसे नहीं है और लिक्विडिटी क्रंच बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ही जो एप्टमा ने मुतालबा किया, मैं उसके बिल्कुल उसके मुतालबे के हक़ में हूँ कि जो इंटरनेशनली तौर पर एक तो हम कम्पीट नहीं कर सकते कि जो एनर्जी क्राइसिस है, रेट आए दिन बढ़ते रहते हैं, और सेकेंडली जो सेल टैक्स की बात है कि बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं 1% या 2% उसको लागू कर दिया जाए। एक तो ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा इंडस्ट्री जो मालकान पे है, और जो साफ सारा ख़त्म हो जाएगा और महकमे की ब्लैक मेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और 17% अभी रिफंड की शक्ल में एक मीडियम से जो एक्सपोर्टर है उनके गवर्नमेंट की तरफ तकरीबन को 20 करोड़ 25 करोड़ अगर वो सर्कुलेशन में आ जाएगा तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होगा और अर्निंग भी गवर्नमेंट को ज़्यादा होगी और फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो मुतासिर हो रही है उसके असरात आप लोगों के कॉटन पावर लूम पे पड़ रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, यूनिट्स बंद हो रहे हैं। बेरोज़गारी जो लेबर के प्रॉब्लम्स हैं, जो घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए। अभी कोई गवर्नमेंट भी पॉलिसी इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है और मैं तो डर रहा हूँ कि हालात इस तरह के हो गए तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा, चोरी चकारी और डकैती बढ़ जाएंगी और माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। बहुत शुक्रिया एजाज नागरा मौजूद होने तफसील के साथ बताया कि डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया बिलाल। इदारों ने अवाम का भरकस निकाल दिया। वासा फैसलाबाद ने बिजली इस्तेमाल की, फेस्को को 70 करोड़ अदायगी न की। दोनों इदारों का तनाज़ा फिर शिद्दत अख्तियार कर गया। फेस्को ने वासा के तमाम दफातर को फाइनल नोटिस भेज दिया। 1 दिसंबर डेडलाइन है। अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस बताइएगा। आज बिल्कुल, जब सरकारी अदारे बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपए की रिकवरियां कैसे मुमकिन होंगी। इसी हवाले से वासा की जानिब से फेस्को को करोड़ों रुपए के बिजली के बिल नहीं दिए गए। वासा 70 करोड़ रुपए का फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का डिफाल्टर है। 6 से 7 माह गुजरने के बावजूद वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से वासा के तमाम दफातर को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि 1 दिसंबर तक बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में वासा के न सिर्फ सरकारी दफातर के कनेक्शन काटे जाएंगे बल्कि डिस्पोजल के कनेक्शन जो हैं वो भी मुनक़ता किए जाएंगे। इसी हवाले से वासा की जानिब से अरसा दराज से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं और 70 करोड़ रुपए के बिजली के बिल वासा के ज़ुमे हैं जो तहाल वासा की जानिब से अदा नहीं किए गए। बिल आखिर फेस्को की जानिब से वासा को फाइनल नोटिस भेज दिए गए हैं। वासा की बिजली के बिलों की अदम अदायगियों का खमियाजा जो है वो आम सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं। रिकवरियाँ कम होने की वजह से सार्फिन से एक साथ जैसी सहूलत भी छीन ली जाती है। वासा अरसा दराज से फेस्को को बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं कर रहा। अगर सरकारी अदारे फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे तो रिकवरियाँ जो है वो फिर लाइन लॉसेज और ओवर बिलिंग की सूरत में उसका खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ेगा और सार्फिन को जो है वो ओवर बिलिंग का टीका लगेगा। वासा समेत बेशतर ऐसे। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए।
डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने झंग के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए के मंसूबे की मशरूत मंजूरी दे दी। मंसूबों में लोकल गवर्नमेंट की 23 जबकि रोड डेवलपमेंट की 2 स्कीमें शामिल हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें कौन कौन से अहम मंसूबों पर काम हो सकेगा? जी बिल्कुल, झंग के वासियों के लिए अच्छी खबर है। मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद लागत के जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी गई है और डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इनके रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी जो है वो दी है। और इसमें ना सिर्फ रोड डिपार्टमेंट की स्कीमें मौजूद हैं बल्कि इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें भी जो हैं उसमें मौजूद हैं। 2 बड़ी स्कीमें जो हैं वो इसमें रोड डिपार्टमेंट की हैं, जिसमें चुन भरवाना के जो हैं वो इलाके की एक जो 10 करोड़ रुपए की स्कीमें जो हैं उसकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 12 मील से गोजरा मोड़ तक तकरीबन 11 करोड़ रुपए की लागत से जो है सड़क की लिंक रोड की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इनमें ना सिर्फ अहमदपुर सयाल, शाहजीवना, रोडू सुल्तान, पीर अब्दुल रहमान समेत जो मुख्तलिफ जगहों पे अनहार के पुल हैं उनकी रिहेबिलिटेशन है, तो इसके साथ साथ बहुत सी सड़कें जो हैं उनकी तामीर की मंजूरी भी जो है वो दी गई है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जो मौजूदा जात के लिंक्स रोड हैं उनकी मंजूरी भी जो है इन्हीं ADP की स्कीमों में जो है वो शामिल है। लगभग तकरीबन 20 करोड़ रुपए से जायद लागत से इन इलाकों के अंदर जो PCC है उसकी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ कुछ इलाकों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की भी जो है वो मंजूरी दी गई है। डिविजनल वर्किंग पार्टी की जानिब से जो है इसकी मंजूरी दे दी गई है। तवक्को ये है कि इन मंसूबों के ऊपर जल्द जो है वो टेंडर्स हो सकेंगे और जो इसका काम है इसकी मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर ऑन ग्राउंड। बहुत शुक्रिया रमजान, बता रहे थे डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने झंग के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंसूबों में लोकल गवर्नमेंट की 23 जबकि रोड डेवलपमेंट की 2 स्कीमें शामिल हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद की ठेकेदारों के साथ मुबैना गफलत। डिस्कोट पेंसरा रोड की तामीर और मरम्मत के कामों का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। बेहतर सड़क के हिस्से टूट फूट का शिकार हैं। सड़क के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए। महकमा हाईवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स काम मुकम्मल ना कर सके। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा हाईवे को फैसलाबाद में डिस्कोट पेंसर रोड की तमीर और मरम्मत के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दिए गए थे, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे और मुबैना कंट्रैक्टर्स की मिली भगत से सड़क जो है वो इल्तवा का शिकार हो चुकी है। जगह जगह सड़क पे गड्ढे पड़ चुके हैं जिसमें ट्रैफिक बनी इसलिए मुश्किल का सामना है। जबकि माली साल 2022 और 23 के लिए सड़क के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड मुस्तद किए गए हैं, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे की जानब से सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया है, जिसके बाद डिस्कोट और पेंसर रोड जो है वो मेन ट्रैफिक में जो है रवानगी मुतासर हो रही है और ये मनसूबा भी इल्तवा का शिकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर के वस्त में आबाद लायलपुर कॉलोनी मसाइल का घर बन गई। 1000 से ज्यादा खानदानों की बस्ती में पक्की सड़कें, पीने को साफ पानी, ना ही सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा उमैर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायलपुर कॉलोनी नंबर 1 जो कि मिलत रोड पर वाक़या है, मगर ये मसाइलिस्तान बनी हुई है, मसाइल के अंबार हैं। इस इलाके में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गलियां कच्ची हैं, सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, बिजली भी मौजूद नहीं है और ये लोग 1994 में इन लोगों को अब्दुल्लापुर से उठाकर उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से यहाँ लाकर बसाया गया, मगर आज तक कोई सहूलत नहीं मिल सकी और इस दौरे जदीद में भी सूबे के दूसरे बड़े शहर में ये हर किस्म की सहूलियात से महरूम हैं। इलाका मकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कब आप लोग यहाँ पे आए और इस इलाके में जो सहूलियात का फुकदान है, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो बताइएगा। सन 1994 से हम यहाँ मुकीम हैं और उस वक़्त बेनज़ीर की हुकूमत थी। उन्होंने तमाम महकमों को बुला के फ़ंड दिए हैं, लेकिन थोड़ा चेरी हुकूमत रही है। उसके बाद किसी ने हमारे ऊपर तवज्जो नहीं, किसी हुकूमत ने भी आज तक तवज्जो नहीं की। हम उसी तरह ही बैठे हैं, ना यहाँ पर सुई गैस है,
जो भी हुकूमत आई है उन्होंने हमें इस्तेमाल ही किया है वोटों के लिए, लेकिन कोई सहूलत नहीं दी हमें। इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं ना छोटे छोटे, वो अब जवान हो गए हैं और देख रहे हैं कि किस जगह पर हम किस आबादी में रह रहे हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हालात इस तरह गुर्बत की हालात। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ से मुंतखब होते हैं, क्या आप लोग अपने मसाइल का जिक्र उनके पास नहीं करते, मुतालबा नहीं करते, वो क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद जवेद अच्छी है जी। हम तकरीबन 27 साल से इधर रिहाइश पजीर हैं और हमें ये देख लें कि बुनियादी सहूलतें अभी तक नहीं मुयसर हुई। हमने तकरीबन इस इलाके से MA, MNA, MPA, नाज़म, चेयरमैन सब बनाए हैं, यहाँ तक कि हमारा काउंसलर भी इस इलाके का है, लेकिन आज तक हमें कोई भी सहूलत नहीं मिली। और ये रोडों का हाल देख लें, और ख़ास तौर पे सुई गैस देखो, ये शहर का इलाका है, मिल्लत रोड है, ये फैसलाबाद सिटी है, लेकिन हमें आज तक सुई गैस का इधर मुयसर नहीं हुई। हम इतने परेशान हैं सुई गैस की वजह से, और हमारा रोड भी इतने ख़राब हैं कि हम ना तो आ सकते ना जा सकते हैं। और हम मुतालबा करते हैं हुक्मरानों से और अपने MP और MNA से कि जो आपने वादे किए हमारे से वो पूरे करें और हमें वो सब सहूलतें दें जो एक आम आदमी को जिसका हक बनता है। सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे साथ खातून मौजूद हैं। माँ जी, कैसे आप लोग अपना खाना बनाते हैं? गैस तो है नहीं, फिर खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गोबर यही इस्तेमाल करते हैं, कोई और सहूलत नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमर। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से बायोमेट्रिक के जरिए गाड़ियों की मलकियत की मुंतकली में 2 माह का मजीद वक्त दे दिया गया। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज बताएगा। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की मुंतकली और उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ रायत दी गई है, और वो रायत क्या है इस पर गुफ्तगू करने के लिए हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन से। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस बारे से क्या कहेंगे। हाजी साहब बताइएगा, कुछ रियायत तो दी गई है, गाड़ियों की मुंतकली की जा सकेगी, लेकिन उसके बाद शराइत बड़ी कड़ी है, क्या कहेंगे? सर शराइत तो ये है कि आप पूरी नहीं कर सकेंगे। ये हुक्मरान वो बैठे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए कि जो अपने केस खत्म कराने के लिए नैब में तरमीम तो कर सकते हैं। हम 1.5 साल जो कल्प रहे हैं, जो बारहा हम अदारों को जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम मीडिया पे आ रहे हैं, हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। अच्छा, 1.5 साल बाद हमें लॉलीपॉप दिया, वो किस चीज का? कि आप जी मरे बंदे का सर्टिफिकेट लेकर आए। बिल्कुल सही। आप जो बंदा बैरून मुल्क है वो उसका प्रूफ देंगे। आप जो बंदा बीमार है, अलील है, जो चल नहीं सकता, आप उसका प्रूफ देंगे। सर जिसके घर में लाश पड़ी होगी वो अपना डेथ सर्टिफिकेट हमें देंगे। सर जो बंदा घर में बीमार पड़ा है, चल नहीं सकता, वो हमें किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे? कौन सी चीज लेके हम वहां पे जाएंगे? 2 माह का रिलीफ दिया, 2 माह तो हम सर ये कागजात पूरे करने में लगा देंगे। ये जाहलों को इतनी अकल नहीं है कि आपने ये करना ही है तो आप रिलीफ दे ही रहे हैं, तो हमें फ्री एंड 2 माह के लिए कर दें। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। स्टेट बैंक की पुराने डिजाइन के नोटों की वापसी की तारीख 31 दिसंबर 2022 मुख्तस। स्टेट बैंक की 10, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट तब्दील करने की हिदायत। दिसंबर के बाद पुराने डिजाइन 31 के नोटों की वापसी नहीं होगी, ऐसा कहना है स्टेट बैंक का। अवामुल नास पुराने नोटों की तब्दीली 31 दिसंबर 2022 तक करवाने के अहल होंगे। शहरी स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांचेस से पुराने नोट तब्दील करवा सकेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, स्टेट बैंक की पुराने डिजाइन के नोटों की वापसी की तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर हो गई है। बात कर लेते हैं सईद अहमद से, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सईद अहमद। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पुराने डिजाइन के नोटों की वापसी की तारीख है वो 31 दिसंबर 2022 है वो मुख्तस कर दी है। और स्टेट बैंक की जानिब से 10, 50, 100 और 1000 रुपए वाले जो पुराने नोटों की तब्दीली की हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। और स्टेट बैंक की तरफ की जानिब से हिदायत के मुताबिक मुल्तान समेत मुल्क भर में मौजूद जो स्टेट बैंक की ब्रांचेस हैं वहाँ पर 31 दिसंबर के बाद तक जो है वो पुराने नोटों की तब्दीली है वो हो सकेगी। और 31 दिसंबर के बाद पुराने डिजाइन के नोट हैं वो वापसी उसकी नहीं होगी। और वामन नाफ पर पुराने नोटों की तब्दीली के वास्ते 31 दिसंबर 2022 तक करवाने के अहल हैं वो होंगे। और स्टेट बैंक की तरफ से ये हिदायत की गई हैं कि मुल्तान स्टेट बैंक ब्रांच समेत मुल्क भर की मौजूद ब्रांचें हैं वहाँ पर शहरी जो हैं वो पुराने डिजाइन के नोटों की तब्दीली के लिए दरख्वास्त है वो जमा करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद अपडेट करने के लिए।
सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान का मदीना टाउन और पीपल्स कॉलोनी के मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज दौरा। एमसी एलिमेंट्री बॉयज स्कूल से हेड टीचर समेत 7 असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। नाकिस कारकर्दगी पर हेड टीचर्स की जवाब तलबी कर ली गई। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल मदीना टाउन और एमसी गर्ल्स हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी में कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। आपको बताते चले, सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान का मदीना टाउन और पीपल्स कॉलोनी के मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज दौरा हुआ है। एमसी एलिमेंट्री बॉयज स्कूल से हेड टीचर समेत 7 असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। नाकिस कारकर्दगी पर हेड टीचर्स की जवाब तलबी कर ली गई। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, बताएगा जहांगीर इस हवाले से। जी, सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान ने आज मुख्तलिफ स्कूल का सरप्राइज विजिट किया मदीना टाउन और सूसा रोड के इलाके पे। इस दौरान बॉयज एलिमेंट्री स्कूल खरासा वाला जो कि सूसा रोड पर वाक़या है, वहाँ पर 7 टीचर और हेड टीचर खुद भी गैर हाजिर पाए गए सरप्राइज विजिट के दौरान, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया सीईओ एजुकेशन की तरफ से और जवाब तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है प्रिंसिपल को कि वो खुद भी वहाँ पर गैर हाजिर पाए गए सरप्राइज विजिट के दौरान और 7 टीचर उनके स्कूल के गैर हाजिर थे, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया और बात किया गया तमाम टीचर्स को कि वो अपनी हाजिरी को और अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाए। इसके अलावा गर्ल्स स्कूल का विजिट किया गया तो वहाँ पर इंतजाम तसल्ली बख्श पाए गए। बच्चों बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पुलिस डाकुओं और चोरों को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। जिला भर में 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 52 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों में 18 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और 3 मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं। चोरी की 16 वारदातों में जेवरात और कीमती सामान चुरा लिया गया। राहजनी की 11 वारदातों के दौरान शहरियों को मोबाइल फोन्स और नकदी से महरूम कर दिया गया। हस्बे मामूल पुलिस ने 12 वारदातों को मुख्तलिफ जवाज बनाकर बोगस करार दे दिया। 24 घंटे में होने वाली एक भी वारदात का सुगलाग ना लगाया जा सका और ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। अब आपको बताएं, चंद रोज कबल फैसलाबाद से ट्रांसफर होने वाले सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद गुल दोबारा फैसलाबाद में तैनात हो गए हैं। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से चंद रोज कबल जो है तब्दील होने वाले सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद गिल जो है एक बार दोबारा से फैसलाबाद में इनकी तैनाती हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि शहर भर में मौजूद गैर कानूनी रिफिलिंग माफिया के खिलाफ और साथ ही साथ मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ मेन शाहराहों तक महदूद ना रहें बल्कि गली मोहल्लों के मुख्तलिफ कार्नर्स के ऊपर मौजूद मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ भी जो है भरपूर एक्शन किया जाए। सिविल डिफेंस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, एक तो ये बताइएगा कि दोबारा तैनाती के बाद वही शहर क्या समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक अब कितनी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ की जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 का शुक्रिया कि आपने मुझे वेलकम कहा। तो मुझे जो मेरी तैनाती है दोबारा फैसलाबाद में, ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे करम किया। तो मैं पहले भी यहाँ काम करता था तो बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते थे। तो अब डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन कल्याणी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद साहब के विज़न के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ काम करूँ और उनकी जो भी अहकामात होंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश करूँगा। तो डेली बेसिस पे मैं इन लीगल जो मिनी पेट्रोल पंप हैं, LPG शॉप्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवा रहा हूँ। तो ये तकरीबन मैंने मंडे से ये ऑफिस को ज्वाइन किया है। तो मंडे से लेकर अब तक जो है ना तकरीबन 40 हमने कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें FIRs हैं, चलान हैं और दुकानों को सील किया गया है। तो आइंदा भी जहाँ कहीं भी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गैर कानूनी काम यानी LPG और मिनी पेट्रोल पंप जो है आल एजेंसीज़ का लोग काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तो मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो कि जिसमें लोगों की जानो माल को नुकसान हो। तो अच्छा, बिल्कुल, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में साइल को 3.5 साल अदालतों में चक्कर लगाने के बाद FDA की जानिब से सेल डीड मौसूल हो गया। बात कर लेते हैं हाशिर रायत से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, बताइएगा।
جی بالکل، شہری کو تقریباً 3.5 سال بعد جو ہے وہ اپنی سیل ڈیڈ مل گئی ہے، اور یہ ملی ہے عدالت کے ذریعے۔ شہری کی جانب سے عدالت کے اندر کیس کیا گیا تھا کہ FDA حکام جو ہیں ان کی جانب سے سیل ڈیڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، جس کے بعد عدالت کی جانب سے 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ کیس عدالت کے اندر زیر سماعت رہا۔ اس دوران FDA کے جو ڈائریکٹر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر افسران ہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری ہوتے رہے، لیکن اب 3 سال بعد بذریعہ عدالت جو ہے وہ ان کو اپنی سیل ڈیڈ مل گئی۔ اس حوالے سے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو بھیا آپ بتائیے گا، یہ تو سادہ سا کام تھا کہ اتنا عرصہ FDA کی جانب سے کیوں لگایا گیا، اور اب کیا آپ مجبور ہوئے کہ آپ عدالت میں آئے اور عدالت کے ذریعے آپ کو سیل ڈیڈ ملی ہے؟ یہ جی اپنا عدالت میں جو ہے نا آرڈر ہوئے تھے کہ ہمیں سیل ڈیڈ جو ہے جاری کی جائے، جس پہ FDA نے ہمیں جاری نہیں کی، تو ہم نے دوبارہ عدالت سے جو ہے وہ رابطہ کیا، تو اجرا ڈگری میں گئے، جس کو ہمیں 3 سال ہوئے، اور FDA کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہمیں اتنا وقت اور ہمارا اتنا فائنانس، جس سے ہمیں اور وقت کی بھی ہماری بربادی ہوئی ہے، لیکن بالآخر جناب نگمانہ انصر صاحب کی عدالت سے یہ اجرا ڈگری مکمل ہوئی ہے، اور ہمیں جناب سیل ڈیڈ جو ہے وہ مل گئی ہے۔ اچھا بتائیے، FDA حکام کیا بہانے لگاتے تھے اس دوران، کیوں نہیں تھے دے رہے، کیا وجوہات بتاتے تھے؟ FDA حکام کہتے تھے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کالونیوں کو جو ہیں وہ سیل ڈیڈ جاری کریں، وہ کہتے تھے ہم سیل ایگریمنٹ جاری کرتے تھے، جبکہ قانون کے مطابق جب تمام پیمنٹس اور واجبات کلیئر ہو جاتے ہیں تو FDA کو سیل ایگریمنٹ نہیں، سیل ڈیڈ جاری کرنا چاہیے تھا، اور یہی ہمارا موقف تھا، اور یہی ان کے رول میں یا فارم میں کلاس 2 میں بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر اس ناانصافی کے خلاف ہم بہت شکریہ حاشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں سردارہ بیگم OPG ہال کا افتتاح کر دیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے، بتائے گا بابر۔ بالکل جی، مخیر حضرات کی جانب سے اسپتال میں آنے والے جو مریض تھے ان کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ آج مسعود اقبال چودھری جو MD ہیں اقبال رائس مل کے ان کے تعاون سے یہاں پر ایک ہال جو ہے وہ بنایا گیا ہے، رجسٹریشن ہال ہے، QMC ہے، جہاں پر جو مریض ہوں گے ان کی رجسٹریشن ہوگی، سیٹنگ کے بہتر جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آج ڈپٹی کمشنر فاروق رشید اور انہوں نے مسعود اقبال چودھری کے ہمراہ جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہاں پر بہت مسائل تھے، تو اب ہال جو ہے وہ ایک نیا بنا جس کا آپ نے افتتاح کر دیا ہے، یقیناً اس سے جو ہے وہ جو اسپتال میں آنے والے مریض ہیں ان کے لواحقین ہیں انہیں سہولت ملے گی، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑا برا حال تھا اس جو ہال ہے پیشنٹس کی، جہاں پر سلپ وغیرہ بنتی ہے، تو ہم نے ہمارے یہاں پر چودھری مسعود اقبال صاحب ہیں، فائلنتھراپسٹ ہیں، ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا تو انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے اس ہال کی رینوویشن کے تمام اخراجات برداشت کیے۔ اب ہم نے ٹوٹلی اس کو سارا رینوویٹ کر دیا، اس کی فلورنگ ہو گئی ہے، اس کی سیلنگ ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دروازے نئے لگ گئے ہیں، اس کو ہم نے کنیکٹ بھی کر دیا، مین لابی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم نے 5 کاؤنٹرز ہم یہاں پر لگا دیں گے، تقریباً 1500 سے 2000 پیشنٹ ہمارا پر ڈے کا یہاں پر فٹ پرنٹ ہے، تو اس کے حساب سے ہم اگر مزید بھی ضرورت پڑے گی تو ہم مزید وہاں پر ارینج کر لیں گے، اور انشاءاللہ گرمی آنے سے پہلے ہم اس ہال کو ایئر کنڈیشن بھی کرا لیں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ ماحولیات ٹوبہ ٹیکسنگ کے زیر اہتمام انسداد اسموگ آگاہی مہم کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیکسنگ سے شہباز چوک تک ریلی نکالی گئی۔ بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، بتائے گا۔ جی بالکل، آلودگی میں کمی کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے آگاہی جو سیمینارز منعقد کیے گئے، آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آج ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ چودھری محمد اشرف بدر کی قیادت میں ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصلا بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک آگاہی واک کا اہتمام کیا، اس سے بلا شبہ استمرات بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ہم اس پر جو ہے وہ قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے اپنا موقع دیا بات کرنے کا۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک آگاہی واک اسموگ کے حوالے سے کر چکے ہیں، اور دوبارہ اس کا آج اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم اسٹبل برننگ پر تقریباً 90% قابو پا چکے ہیں۔ جو دیہات میں زمیندار ہیں ان کو وارن کیا گیا ہے، اس اعلانات کروائے گئے ہیں۔ اسٹبل برننگ بہت کم معمولی ہوئی ہے ہمارے ضلع میں۔ اس کے علاوہ جو دھواں چھوڑتی گاڑی ہیں انہیں بند بھی کیا گیا ہے، اور ان کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ مبشر آپ کا۔ فیصل آباد میں انٹر لوپ انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ ٹورنامنٹ بوڑھا والی گراؤنڈ میں جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا۔ بتائے گا علی۔
جی بالکل، بوڑا والی گراؤنڈ میں انٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میچ جاری ہے، جس میں ٹوٹل ڈپارٹمنٹ کی 16 ٹیمیں جو ہیں وہ مد مقابل ہیں، اور یہ 3 روزہ جو ہے وہ ٹورنامنٹ جاری رہے گا، جس میں آج ایگل اور شہین کے مابین جو ہے وہ ٹاکرا دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ایگل نے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو 10 اوورز میں 119 رن جو ہے وہ بنائے ہیں، جبکہ دوسری جو شہین ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بالنگ کر رہی ہے۔ کھلاڑی ان کو جو ہے وہ آؤٹ کر چکے ہیں۔ دونوں ٹیمیں پرعزم ہیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ ون کریں گی۔ اس انٹر ڈپارٹمنٹ میں صرف جو امپلائی ہیں ان کے وہ اس وقت جو ہے گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، اور وہ شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا